सनस्क्रीन काम करती है, इट इज वेरी वेरी रिजल्ट इंस्टेंट आता है या थोड़ा समय लगता है? नहीं, स्किन केयर इज नेवर अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। 3 बार फेस वॉश करना एसेंशियल रहेगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल अराउंड द आईज, इनकी क्या वजह होती है और इनका इलाज क्या है? आपने हमेशा देखा होगा सेलिब्रिटीज बड़े वाले गॉगल्स पहनते हैं, पूरा कवरेज वाला, सो दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी, नहीं तो डार्क सर्कल्स उससे ये होते हैं। कई बार हम सुनते हैं ना कि अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर है वो आपकी पूरी नहीं हो रही तो तब भी ये चीजें होती है, ये सही है? नहीं, दिस इज अ मिथ, ऐसे कुछ नहीं होता। जैसे कि मैं जूस पी रहा हूँ, सो मैं वाटर सिर्फ 1 लीटर लूंगा और बाकी जो अलग है, वो कम्प्लीटली अलग है। जो क्लियर वाटर लेना चाहिए आपको, दैट शुड बी एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर तक होना चाहिए। स्क्रीनिंग टाइम अगर बहुत ज्यादा है आपका तो ये प्रॉब्लम आपको होगी, सच है, फैक्ट है? यस, वो फैक्ट है। फ्रेकल्स हो गया, चाहे डार्क पैचेस हो गए, ये डार्क स्पॉट्स हो गए, इन्हें हम रोक सकते हैं आने से? हम रोक सकते हैं इसको। कैसे? कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो आप चाहते हैं कि लोग इग्नोर करें, until and unless this is not necessary है, लेकिन डिमांड ठीक ठाक है उसकी? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एंड ब्रेस्ट लिफ्ट जो रहता है वो बहुत सारी फीमेल्स इसलिए कराती है जस्ट बिकॉज somebody is not liking it, बट आई वुड रिकमेंड कि आप तब कराए जब आपको चाहिए, नॉट क्योंकि किसी और को चाहिए। और लड़कों की तरफ से सेम? हेयर लॉस, गंजापन। क्या कारण है मैम गंजापन होने का? आजकल एक तेल बहुत वायरल है, आप जानते होंगे, आदिवासी। हाँ, काम बहुत करता है। बहुत लोग यूज करके आ चुके हैं मेरे पास इसका। मैदा इज नॉट गुड, उससे एक्ने होते हैं। स्मोकिंग होती है और अल्कोहल होता है, वो सिर्फ लीवर और फेफड़े के लिए हानिकारक होती है, स्किन के लिए भी होती है? ऑफ कोर्स अगर लिवर और स्किन को हानि पहुंचा रही है तो डेफिनेटली स्किन को भी पहुंचाती है। अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लिमिट में तो वो ग्लो लाता है चेहरे, ये फैक्ट है कि मिथ है? लिमिटेड मात्रा में। अगर सारे अल्कोहल बेवरेजेस हम देखें तो उसमें रेड वाइन इज कंपैरेटिवली बेटर। आपने सुना होगा फिश तो मिल्क का सेवन करते हो तब ये होता है, ये ट्रू है या फैक्ट है या मिथ है? इट इज नॉट ट्रू। सिंपली अगर जाने तो एक अच्छी स्किन क्या होती है? जिनको बहुत इमीडिएट ग्लो चाहिए, जिनका कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट्स हो, शादी वगैरह कोई भी, कोई इंटरव्यूज हो। जो इसका एरिया होता है, ट्रीटमेंट एरिया, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बाद में बाल आते ही नहीं, एक्चुअली ये क्या करता है कि हेलमेट पहन रहे हो तो यू हैव टू वेयर अ क्लॉथ के ऊपर आप हेलमेट पहनो। हेलमेट डायरेक्ट नहीं पहनना? नहीं, उससे हेयर लॉस काफी होता है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि रिसीड हो रहा है हेयर लाइन, पीछे गंजापन हो रहा है या बाल पतले हो रहे हैं, तो मेडिसिन से ही रिवर्सिबल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया में आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर श्रीदेवी जी होंगी। ये डर्मेटोलॉजिस्ट है जिनसे कि आज हम लोग डीपली बात करेंगे कि आप अपनी स्किन पर कैसे ग्लो पा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं ताकि हम लोग अच्छे दिखे। उन पर भी डिस्कशन करेंगे क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या अवॉइड करनी चाहिए, और अच्छी डाइट के बारे में बात करेंगे। और हमारे चेहरे पे पिंपल्स, डार्क पैचेस और डार्क स्पॉट्स रहते हैं, उनके बारे में डीपली बात करेंगे। ओवरऑल आज के पॉडकास्ट में हम इनसे डिस्कस करेंगे कि हम एक अच्छी आइडियल स्किन को कैसे पा सकते हैं और कैसे इसे मेंटेन रखें। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम इंडिया पे। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैम मेरा आपसे ये है कि एक अच्छी स्किन होती क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं कि स्किन ग्लो कर रही है, तो कैसे डिफाइंड होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपली अगर जाने तो एक अच्छी स्किन क्या होती है? एक अच्छी स्किन या ग्लोइंग स्किन जो सब लोग बोलते हैं इसके बारे में, इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली आपको हेल्दी स्किन होनी चाहिए। आपकी हेल्दी स्किन इज अ ग्लोइंग स्किन। सो अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए तो यू हैव टू फॉलो लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल भी ठीक होना चाहिए, आपका खान पान भी इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है आपका स्किन, एंड ऑल्सो जितना आप अच्छे से स्किन के रूटीन आपका फॉलो करते, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस कितना ग्लोइंग स्किन रहेगा, कितना हेल्दी स्किन रहेगा। खान पान में मैडम क्या चीज़ें हमें इग्नोर करनी चाहिए और क्या चीज़ें खानी चाहिए? डाइट कैसे होनी चाहिए अगर हमें चाहिए कि अपना फेस अच्छा रखना है तो? बेसिकली अगर जनरली मैं बोलना चाहूँ तो वाटर इनटेक से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। तो पानी का इनटेक कम से कम 2.5 से 3 लीटर होना चाहिए, चाहे कोई भी मौसम हो। ऐसे मत सोचिएगा कि विंटर्स में कम हो जाती है या समर्स में ज़्यादा होना चाहिए। डेफिनेटली इट शुड बी एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर तक होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हो या योगा करते हो या कोई भी तरह का वर्कआउट या एनर्जी कंजम्पशन वाली चीज़ें अगर आप करते हो, सो उससे ज़्यादा थोड़ा सा आपका इनटेक और बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि उसमें स्वेटिंग होगी जिसमें आपकी वाटर लॉस होगी। दिस इज़ अबाउट द वाटर। जब मैं वाटर के बारे में बात करती हूँ, इट डज नॉट मीन कि आप बाकी फ्लूइड्स भी इसमें इंक्लूड कर रहे हो। जैसे कि मैं जूस पी रहा हूँ, सो मैं वाटर सिर्फ 1 लीटर लूंगा और बाकी जो वो कम्प्लीटली अलग है। जो क्लियर वाटर लेना चाहिए आपको, दैट शुड बी एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर तक होना चाहिए।
नाउ कमिंग टू अदर थिंग्स, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है हमारे डाइट में। फ्रूट्स में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट रिच विटामिन्स वगैरह रहते हैं, सो वी हैव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एप्पल बनाना ही खाते रहो। मैं अपने पेशेंट्स को पूछती हूँ कि क्या खा रहे हो आप फ्रूट्स में, तो वो ज़्यादातर मुझे यही बताते हैं कि मैम एप्पल बनाना, क्योंकि दिस इज़ ऑल सीजन में ये मिलता है आपको। बट दैट डज नॉट मीन कि आप एक ही फ्रूट को रिपीट करते रहो। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स जो स्किन के लिए मैंडेटरी है वो है विटामिन सी वाले, जैसे कि खट्टे वाले फ्रूट्स आपके सारे, जैसे कि संतरा, मौसमी, चकोतरा, जो यहाँ का लोकल फ्रूट है वो। हरी सब्जी भी इसमें इम्पैक्ट डालती है कुछ? यस, हरी सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट रिच विटामिन्स रहते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेयर के लिए हरी सब्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज उसमें सारा आपका आयरन रहता है, सो दैट हेल्प्स मोर इन दैट। और क्या चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए हमें, क्योंकि खान पान आजकल थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो क्या चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए हमें? बेसिकली अगर आप ऑयली फ्राइड फूड बंद कर सकते हैं, अगर आप मैदा को बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शुगर लेवल्स को बिल्कुल आप कम करके चलना चाहिए। जिसमें भी मीठा है वो कम यूज़ करना। स्किन को मैदा यस, मैदा जो है बहुत मात्रा में वो क्रिस्टलाइज भी हो जाता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट जो शुगर की तरह ही काम करता है, सो मैदा इज़ नॉट गुड। उससे एक्ने होते हैं, इवन जो भी पित्त जैसे चीज़ें उठती है, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस, वो यूजुअली भी सी मैदा के जो कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। और चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, बट लिमिटेड मात्रा में, मे बी एक बार या 2 बार दिन में। 2 चाय चलेगी, लेकिन उसमें शुगर की मात्रा कम होनी चाहिए। यस। अच्छा मैम, जो स्मोकिंग होती है और अल्कोहल होता है, वो सिर्फ लीवर और फेफड़े के लिए हानिकारक होती है, स्किन के लिए भी होती है? ऑफ कोर्स अगर लिवर और स्किन को हानि पहुंचा रही है तो डेफिनेटली स्किन को भी पहुंचाती है। एक चीज़ ये भी है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लिमिट में तो वो ग्लो लाता है चेहरे पे, ये फैक्ट है कि मिथ है? नहीं, एक्चुअली रेड वाइन जो है वो थोड़ा सा आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, बिकॉज वो थोड़ा जो जनरेट करता है हीट को, दैट इंक्रीजेस द ब्लड सर्कुलेशन। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि इट इज़ गुड फॉर योर स्किन, बट लिमिटेड मात्रा में अगर सारे अल्कोहल बेवरेजेस हम देखें तो उसमें रेड वाइन इज कंपैरेटिवली बेटर। अच्छा, और स्मोकिंग यूजुअली इट इज़ नॉट गुड फॉर स्किन। नो, वो जल्दी आपका एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। सो झुर्रियाँ आना, लिप्स का डार्क होना, एंड हैंड्स पे भी जहाँ जहाँ पकड़ते हैं वो डार्क होना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप कहें कि डेली स्किन केयर ये रूटीन हो सकता है, कोई सिंपल जो मॉर्निंग उठने से लेके नाइट सोने तक, कोई सिंपल सा जो अफोर्डेबल हो सबके लिए, क्या आप एक पूरा रूटीन आप सजेस्ट करेंगे सुबह से लेकर शाम तक स्किन केयर? अगर आप बेसिक स्किन रूटीन फॉलो करना चाहेंगे तो सुबह उठ के फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वॉश करना है। फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी सीज़न हो। ये मत सोचिएगा सिर्फ विंटर्स में मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ इट इवन इन ह्यूमिडिटी, या तो अगर रेनी सीज़न है या फिर समर्स में भी है, जो भी उस टाइम का मॉइस्चराइज़र सूटेबल रहेगा। जैसे कि समर्स में जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र बेटर रहेगा एंड विंटर्स में क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र बेटर रहेगा। सो मॉइस्चराइज करने के बाद थोड़ी देर के लिए मॉइस्चराइज़र को एब्जॉर्ब होने दीजिएगा स्किन में। देन ऑलवेज पुट योर सनस्क्रीन बहुत मैंडेटरी होता है, बहुत ज़रूरी है। कोई सी भी, या कोई रिकमेंड करना चाहेंगे आप? इट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है कि स्किन टाइप कैसी है। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र बेटर रहेगा। बाकी 2 टाइप के सनस्क्रीन्स होते, जेल बेस्ड सनस्क्रीन बेटर रहेगा। 2 टाइप के सनस्क्रीन होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। सो डिपेंड करता है कि आपका स्किन कैसे है, तो उस हिसाब से हम रिकमेंड। सनस्क्रीन काम करती है? सनस्क्रीन काम करती है। इट इज़ वेरी वेरी। रिजल्ट इंस्टेंट आता है या थोड़ा समय लगता है? नहीं, स्किन केयर इज नेवर अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, है ना। ये 100 मीटर का रेस नहीं है, ये लंबा वो वाला चलेगा। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। सर्दी खांसी जुकाम जैसे 3 दिन में ठीक होने वाला है नहीं इसके। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। ठीक है, सुबह हम लोग उठे, फिर फेस वॉश किया, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाया, फिर हमने सनस्क्रीन लगाया, देन यू आर गुड टू गो। अगर आप घर पे भी हो तभी भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। यस। नाइट में आप क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं? एक बार फिर से फेस वॉश करेंगे, बिकॉज सारा दिन का डर्ट डस्ट जो भी है आपके फेस पे ऑलरेडी है। देन अगेन मॉइस्चराइज, बिकॉज नाइट टाइम मॉइस्चराइजेशन स्किन हील होता है उससे। एंड उसके बाद आप कोई एक्टिव्स यूज कर सकते हैं। नाउ एक्टिव्स का मतलब ये है,
एक्टिव्स का मतलब ये है कि अगर आपका पिगमेंटेशन स्किन है तो आप एंटी पिगमेंटेशन क्रीम यूज़ करेंगे। अगर यू आर लुकिंग फॉर एंटी एजिंग तो नाइट में आप एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ वेरी कस्टमाइजिंग। और फेस कितनी बार धोना सही रहता है एक दिन में? कुछ लोग बार बार धोते रहते हैं कि निखार आएगी, तो ऐसा होता है? नो, फेस वॉश करने से निखार नहीं आता। स्किन केयर कितना आप फॉलो करते हैं, उसको कितना स्टिक ऑन करते हैं, उससे कितना आप कमिटेड हो, दैट डिटरमाइंस कि कितना आपका स्किन ग्लो करेगा। 3 बार फेस वॉश करना एसेंशियल रहेगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में वर्क भी कर रहे हो। इफ़ यू आर इन वेरी डस्टी एनवायरनमेंट, अगर आप आउटडोर ज़्यादा काम कर रहे हो, जैसे कि आप मे बी लाइक फील्ड विजिट्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं बाहर, तो दैट मीन्स दैट यू मे हैव टू इंक्रीज योर फेस वॉश। गर्म पानी अच्छा रहता है ठंडा अगर फेस वॉश करना है तो? फेस वॉश के लिए ठंडा पानी बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। सर्दियों में भी? सर्दियों में भी, यस। उससे स्किन काफ़ी ग्लो रहेगा। ये आइस वाटर फेशियल देखा होगा आपने, आजकल करते हैं एक बाउल में आइस डाल के। सो उससे क्या होता है, आपकी स्किन काफ़ी टाइट हो जाती है। सो ठंडे वाटर से वॉश करने से बेटर रहता है। बट अपोजिट लाइक इन द हेयर व्हाट वी डू इज, उसमें गुनगुना पानी बेटर रहेगा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, हमें क्या करना पड़ता है, हम ट्रैवल करते हैं, कभी रिक्शे में, कभी पैदल, सर्दी धूप गर्मी मिट्टी धूल सब कुछ है, तो मुझे पर्सनली क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? आपके लिए अगर मैं प्रिस्क्राइब करूँ तो मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन सुबह तो मैंडेटरी है, और आपको सनस्क्रीन रिपीट करना पड़ेगा। जैसे कि एक टाइम सफिशिएंट नहीं रहेगा, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे अगर आप लोग धूप में या ज़्यादा रहते हो, तो एटलीस्ट 2 या 3 बार आप रिपीट करेंगे, मे बी 3 घंटे में एक बार। सनस्क्रीन इनफ होगी? सनस्क्रीन इज इनफ सुबह के टाइम के लिए। नाइट में अगर आप कोई पिगमेंटेशन क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज डेली आपका सन डैमेज होता ही रहेगा। सो उसके लिए एंटी पिगमेंटेशन अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं तो वो बेटर रहेगा। और जो हमारी दिन की डाइट होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी आसान चीज़ जो हर कोई अफोर्ड कर सके और हम लोग पर डे उसे खाए, जिससे कि बेहतर रहे हमारी स्किन? देखिए दीपक जी, अगर मैं बताना चाहूँ तो बेस्ट डाइट जो है वो इंडियन डाइट होती है। ठीक है मैम। सो अगर आप फॉलो करना चाहेंगे तो नॉर्मल जो हमारे पूर्वजों ने जो प्रोटोकॉल जैसे बनाया, रोटी सब्जी दाल चावल, दिस इज़ द बेस्ट। बाहर का खाना दिक्कत करता है? बट ऑफ कोर्स वो आपको पता नहीं कि कितने तेल में बनाया हुआ है, कितने दिन का तेल है। सो ये सारी चीज़ें ना, स्किन जो है वो जैसे कि आपका विंडो है, इंटरनली जो भी जा रहा है वो सब आपके स्किन के जैसे शीशे की तरह वो दिख के आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी फूड खाएं, वेजिटेबल सब्जी वगैरह जो भी है वो ज़्यादा खाएं। अगर आप चपाती या रोटी भी कम करना चाहे तो उतने क्वांटिटी की सब्जी घर का खाना ज़्यादा जरूरी है। यस। डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल अराउंड द आईज, इनकी क्या वजह होती है और इनका इलाज क्या है? डार्क स्पॉट्स कई तरह के होते हैं। जैसे स्पॉट्स अगर छोटे छोटे हैं उसको डीपीएन बोलते हैं हम, वो सन डैमेज की वजह से हुआ है। जो झाइयाँ होती है जो यूजुअली फीमेल्स में कॉमन होती है वो हार्मोनल हो सकता है। एंड जो टैनिंग होती है वो पिगमेंटेशन, वो सनलाइट की वजह से हो सकता है। सो डिफरेंट रीजंस होते हैं उस चीज़। चलो पहले हम लोग जो ये आजकल ये कॉमन सी प्रॉब्लम है डार्क सर्कल अराउंड द आईज, इसकी क्या मेनली, क्योंकि इस बार ये भी कहते हैं कि स्क्रीनिंग टाइम अगर बहुत ज़्यादा है आपका तो ये प्रॉब्लम आपको होगी, सच है, फैक्ट है? यस, वो फैक्ट है। जितना आप स्क्रीन के सामने रहेंगे उतना आपका डार्क सर्कल जो है वो बढ़ता है। डार्क सर्कल ऑल्सो बढ़ता है अगर आप सनलाइट में, बहुत तेज सनलाइट में काम कर रहे हो विदाउट वेयरिंग अ गॉगल्स। तो शेड्स पहनना, आपने हमेशा देखा होगा सेलिब्रिटीज बड़े वाले गॉगल्स पहनते हैं, पूरा कवरेज वाला। सो दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी, नहीं तो डार्क सर्कल्स उससे ये होते हैं। अगेन मैम आज का डिजिटल जमाना है, हमारा खुद का काम ऐसा है कि लैपटॉप और मोबाइल से दूर हम हो नहीं सकते, होगी तो काम छोड़ जाएगा, तो फिर हम कैसे इससे बचे डार्क सर्कल? तो जो आप ग्लासेस आते हैं आजकल वो ब्लू लाइट के फिल्टर के साथ आते हैं, वो बेटर रहेगा। वो बहुत ज़्यादा रेज पास करने अलाउ नहीं करेगा। सो दैट इज़ वेरी मैंडेटरी। जो भी टेक में आईटी में काम करते हैं वो भी पहनना शुरू कर दिया अभी। एंड वन मोर थिंग, स्क्रीन के सामने आप फिल्टर लगा सकते हो, स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर ही आजकल ब्लू लाइट फिल्टर्स मिलते हैं। ठीक है। एंड जितना होता है ब्राइटनेस कम रखिएगा। फ़ोन यूजेज जब भी मैंडेटरी हो उसी टाइम पे कीजिएगा, बाकी टाइम पे ऑफ करने की। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक कैसे होंगे? डार्क सर्कल्स अगेन अगर मैं बताऊं तो 2 तरह के होते हैं। अगर डेप्थ की वजह से डार्क सर्कल्स है, जैसे कोई भी बोनी अगर हम देखेंगे तो अंदर तक वो ऐसे डेप्थ में रहता है, जैसे खड्डा पड़ा है, अगर वो है तो फिलर्स वगैरह ज़्यादा काम करते हैं कि हम उसको उभार के ऊपर लेके आए। अगर सिर्फ पिगमेंटेशन है तो फर्स्ट वी हैव टू नो कि वो जेनेटिक है, किस वजह से हुआ है, तो वो वजह अगर हम ठीक कर सकते तो डार्क सर्कल भी ठीक होगा। और डार्क पैचेस क्यों होते हैं?
कारण जानना जरूरी है ताकि लोग अवेयर हो सके इस चीज से, yes. होने से पहले बचे। डार्क पैचेस आपके, जैसे मैंने बोला कि सनलाइट की वजह से भी हो सकता है, हार्मोन की वजह से भी हो सकता है। तो सनलाइट से अगर है तो सनस्क्रीन मैंडेटरी है, तो वो लगाना पड़ेगा। और हार्मोन की वजह से है तो जड़ जानना ज़रूरी है कि किस हार्मोन की दिक्कत की वजह से हो रहा है, और उस चीज़ को अगर आप रेक्टिफाई करेंगे, जड़ को अगर आप ठीक करेंगे तो सिम्टम अपने आप ठीक हो जाए। मतलब हार्मोन से कनेक्शन है इसका। Yes. कई बार हम सुनते हैं ना कि अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर है वो आपकी पूरी नहीं हो रही तो तब भी ये चीज़ें होती है, ये सही है? नहीं, दिस इज अ मिथ, ऐसे मिथ कुछ है। नहीं होता, पक्का मिथ है ये? पक्का मिथ। ठीक, तो फिर इसको ठीक कैसे करें अगर हो गया डार्क पैचेस वगैरह हो गई? अगर डार्क पैचेस होते तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है, हम अपने एक डर्मास्कोप नाम की एक चीज़ होती है जिसमें हम डेप्थ में देख सकते हैं। मेरे पास है, आई थिंक आई कैन शो इट टू यू। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जिससे हम देख सकते हैं कि अंदर तक क्या है। सो इसमें अगर सुपरफिशियल है पिगमेंटेशन तो दवाई से ठीक हो जाएगी, अगर डीप है तो हमें लेजर्स या केमिकल पील्स या कोई एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हो गए तो बहुत सारे लोग यूट्यूब गूगल पे पढ़ के ना घरेलू उपचार करते हैं, वो कितने सार्थक रहते हैं? घरेलू उपचार काम करते हैं या आपको एक बार डॉक्टर पे जाना ही चाहिए? जो नॉर्मल वाले घरेलू उपचार है, जैसे कि फ्रूट फेशियल्स करना, हल्दी लगा देते हैं। हाँ, हल्दी लगा देना, नेचुरल चीज़ें अगर आप लगा रहे हो, मुल्तानी मिट्टी जो ये विदाउट केमिकल्स ऑफ कोर्स, वो सारी चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो डेफिनेटली थोड़े मात्रा में वर्क करेंगे। बट अगर आप यूज़ कर रहे हो जैसे कि टूथपेस्ट या फिर कुछ और केमिकल जैसे चीज़ें, यस, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करें। जैसे बेकिंग सोडा, विनेगर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं आजकल स्क्रब करने के लिए वगैरह। ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर को कंसल्ट करके ही करें। और फ्रेकल्स ये अगेन कमिंग टू द कॉज, जो आप कॉज पूछ रहे, ये लाइक बहुत लॉन्ग टर्म अगर आप सन एक्सपोजर पे है तब ये डेवलप हो सकते हैं। जेनेटिक भी होता है फ्रेकल्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सन एक्सपोजर की वजह से। फ्रेकल्स यूजुअली मेडिसिन से ठीक नहीं होते, उसके लिए लेजर ही करना पड़ता है। जैसे ये फ्रेकल्स हो गया, चाहे ये डार्क पैचेस हो गए, ये डार्क स्पॉट्स हो गए, इन्हें हम रोक सकते हैं आने से? हम रोक सकते हैं इसको। कैसे? अगर आप अपना डाइट ठीक रखें, अगर आप सन एक्सपोजर जितना मिनिमम रखें उतना अगर पॉसिबल है तो सनस्क्रीन अगर आप रेगुलरली यूज़ करें, वेट अगर आप कंट्रोल में रखें। यस, जब आपने पिगमेंटेशन के बारे में बात की मैंने वेट मेंशन नहीं किया, बट वेट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रीज़न जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो ये बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर ये चीज़ें इनिशियल फेज में है तो बिना डॉक्टर के भी हम लोग अपनी डाइट वगैरह डेली रूटीन ठीक करके ठीक हो सकती है? यस, हो सकता है। अब एक ट्रीटमेंट हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं मैम, सबसे पहले बात करूँगा फिलर क्या होता है? फिलर ट्रीटमेंट, फिलर क्या होता है? एक हाइलुरोनिक एसिड नाम का एक मॉलिक्यूल रहता है जो आपके स्किन में ऑलरेडी रहती है। ठीक है। सो ये चीज़ इंजेक्शन में भी अवेलेबल रहता है जो हम स्किन के अंदर डिपॉजिट करते हैं। ये स्किन को लिफ्ट करेगा, टाइटन करेगा। सो लिफ्टिंग और टाइटनिंग के लिए, या फिर कहीं हॉलोनेस है, जैसे लोगों को यहाँ पे टेम्पल हॉलोनेस है, अंडर आई हॉलोनेस है, इसमें हम फिल करते हैं ताकि वो रीसरफेस करके ऊपर आके भरा भरा लगे। तो एक बार होने पे फिर ये परमानेंट हो जाता है, फिर इसे चेंज फिर दोबारा से करना पड़ता है? या कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर जो नॉन सर्जिकल रहता है ये यूजुअली सेमी परमानेंट ही रहता है। सेमी परमानेंट। सो 1.5 years या 1 year में आपको रिपीट करना पड़ता है। इसमें रिस्क क्या रहता है इसमें? फिलिंग में कुछ नहीं, अगर आप अच्छे डॉक्टर से करा रहे हो जिनको पता है कि कितना ml लगाना चाहिए आपके फेस में, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप ऐसे जगह पे जा रहे हो जिनका डिग्री नहीं है और जो इस चीज़ में इतना ये नहीं है लेकिन दे आर क्लेमिंग टू डू फिलर्स, आजकल बहुत लोग कर रही है, अगर आप वहाँ पे जाके फंसोगे तो डेफिनेटली स्किन आपकी फेस ऐसे लगेगी जैसे कि वो बिल्कुल ही कार्टूनिश है। ठीक, मैं कहीं पढ़ भी रहा था इसके बारे में, तो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। फिलर्स आते हैं ऑनलाइन फिलर्स आते हैं, बट वी डू नॉट रिकमेंड। फिर वो किसी भी क्लिनिक पे जाके छोटे मोटे पे इंजेक्शन से फिल कर देते हैं, वो हानिकारक होता है राइट? वो बिल्कुल हानिकारक होता है, ऐसी सारी चीज़ें मत कीजिएगा क्योंकि ऑनलाइन आजकल फेक प्रोडक्ट्स भी बहुत मिल रहे हैं। कार्बन लेजर ट्रीटमेंट, इससे होता क्या है बेसिकली? कार्बन लेज़र में क्या करते हैं यूजुअली, इट इज़ डन फॉर जैसे कि पोर्स है आपके, या फिर पिगमेंटेशन है, या फिर रेड कलर के एक्ने है, तो ये सारी चीज़ों को ठीक करता है एंड इवन फाइन लाइंस को ठीक करता है। तो कार्बन लेज़र में हम यूजुअली एक कार्बन लोशन रहता है जो बहुत ही मतलब बेस्ट मॉलिक्यूल रहता है जो हम यूज़ करते हैं, उसको हम फेस पे लगाते हैं, ऑलमोस्ट ब्लैक बन जाएगा आपका फेस। उसके बाद हम फर्स्ट सेशन में हीट करते हैं, मतलब एक ही सेशन में 3 पैरामीटर्स पे हम शूट करते हैं।
फर्स्ट हम उसको हीट करेंगे ताकि वो पोर्स के अंदर अच्छे से चला जाए। सेकेंड सेशन में हम उसको निकालते हैं। जब हम निकालते हैं वो जो पोर के अंदर आपका कार्बन गया है वो कॉन्ट्रैक्ट करके आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे। उससे स्किन ब्राइटनिंग, स्किन शाइन, इसको हॉलीवुड फेशियल भी बोलते हैं। हॉलीवुड फेशियल, यस, एंड पार्टी पील भी बोलते हैं। सो रिस्की है ये? नहीं, लेकिन इसमें ये कहते हैं कि मैं पढ़ रहा था कहीं कि जहाँ जो इसका एरिया होता है, ट्रीटमेंट एरिया, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बाद में बाल आते ही नहीं है, किसी की बियर्ड है वहाँ पे करेगा, फिर बाद में आएगी नहीं। नहीं, एक्चुअली ये क्या करता है, ये जब पिगमेंट को हटाता है तो ऊपर की सुपरफिशियल हेयर जो रहती है उसका पिगमेंट भी हटाएगा। तो वो आपके हेयर ब्लीच हो जाएंगे, बट दैट इज वेरी टेम्पररी। वो वापस आपके कलर वापस आ जाएंगे एंड वो स्किन पे काम करता है एट एपिडर्मल या डर्मल लेवल। वो हेयर के रूट्स को टच नहीं करता। सेफ है ये टोटली? 100% सेफ। आप करती है यहाँ? यस। ठीक मैम। अगला ट्रीटमेंट है हाइड्रा फेशियल। ये क्या होता है? हाइड्रा फेशियल एक तरह का मेडिकेटेड फेशियल होता है जिसमें हम इन्फ्यूज करते हैं सारे आपके विटामिन सी या जो भी रेटिनॉल और बाकी जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एंटी पिगमेंटेशन वाली चीज़ें स्किन के लेयर्स के नीचे। किसे करनी चाहिए ये डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए। नहीं, करनी किसे चाहिए, मतलब किसको इसकी नीड है? जिनको बहुत इमीडिएट ग्लो चाहिए, जिनका कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट्स हो, शादी वगैरह, कोई भी कोई इंटरव्यूज हो। कितना लंबा चलता है फिर इसका इम्प्रूवमेंट? एटलीस्ट 20-30 डेज तक तो चलेगा। 20-30 डेज अगर आपने अच्छे सेंटर से स्टैंडर्ड मशीन से कराया जी। और इसके बाद फिर हमें कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा? स्किन केयर रूटीन तो फॉलो करना चाहिए ताकि वो ग्लो जो है वो मेंटेन रहे आपका। धूप में नहीं जाना? धूप में एटलीस्ट 24 आवर्स नहीं जाना होता हाइड्रा फेशियल के बाद। उसके बाद आप जा सकते हैं सनस्क्रीन लगा के, ऑफ कोर्स। ठीक, ये भी करते होंगे आप? हाँ। ये कॉस्टली रहता है या नॉर्मल रहता है इसका? एक्चुअली हाइड्रा फेशियल ऑक्सीजनो के साथ कंबाइन करके अगर हम करते तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। 5000 अप्रोक्सीमेटली 5 to 6000 रहेगा। बट अगर आप सिर्फ हाइड्रा फेशियल करते तो कम रहेगा कॉस्ट। और कॉस्मेटिक सर्जरीज हम करते हैं। हमारे पास एक प्लास्टिक सर्जन आते हैं जो बैंगलोर से आते हैं। ही इज रियली क्वालिफाइड एंड ये प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी अलग अलग होते हैं, राइट? नहीं, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ऑलमोस्ट सेम है। आपने ऑलमोस्ट कहा तो कुछ तो फर्क होगा थोड़ा बहुत। कॉस्मेटिक सर्जरीज में यूजुअली लाइक बहुत फाइन प्रोसीजर्स होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में फाइन प्रोसीजर्स भी होते हैं, बाकी चीज़ें भी होती है, जैसे बर्न्स भी ट्रीट करेंगे वो जो बहुत बड़े बड़े एरियाज के होते हैं। बट कॉस्मेटिक सर्जरी मीन्स लाइक वेरी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है कि आप नोज का कर रहे हो, राइनोप्लास्टी कर रहे हो, आप फेस लिफ्ट कर रहे हो, आप या तो लिप को ये कर रहे हो, लिप फ्लिप या फिर लिप लिफ्ट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती है उसमें। रिस्की होता है ये? रिस्क सारे सर्जरीज के साथ रिस्क तो जुड़े हुए रहते हैं, बट देन डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है एंड उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर आप अच्छे डॉक्टर से कराएंगे तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। शुगर पेशेंट को करवाना चाहिए ये? शुगर कंट्रोल में लाके करवा सकते। यस। इन्फेक्शन होता है बाद में? अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो होगा। अगर पोस्ट प्रोसीजर केयर अगर हमने कर दिया ऑपरेशन और पेशेंट ने उतना केयर नहीं लिया देन इन्फेक्शन डेफिनेटली होगा। कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके सबसे ज़्यादा डिमांड आपके पास आती है, बहुत सारे लोग उसे करवाते होंगे, लेकिन आप कहना चाहते हो कि वो तभी करवाए जब बहुत ज़रूरी हो? कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो आप चाहते हैं कि लोग इग्नोर करें, until and unless this is not necessary, लेकिन डिमांड ठीक ठाक है उसकी? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एंड ब्रेस्ट लिफ्ट जो रहता है वो बहुत सारी फीमेल्स इसलिए कराती है जस्ट बिकॉज somebody is not liking it। उनमें अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए वो कराना चाहेंगे। बट आई वुड रिकमेंड कि आप तब कराए जब आपको चाहिए, नॉट क्योंकि किसी और को चाहिए। ये आपको रिकमेंड है। वीटिलिगो एक प्रॉब्लम है, व्हाइट पैचेस ऑन द बॉडी, क्या कारण है इसका? क्योंकि ये एक समस्या है जो बहुत सारे लोगों में देखता हूँ, उनके ठीक भी नहीं होते हैं। पहले तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों ने ये भी सुना कि अगर आप फिश और मिल्क, आपने भी सुना होगा, फिश और मिल्क का सेवन करते हो तब ये होता है। ये ट्रू है या फैक्ट है या मिथ है? फर्स्ट ऑफ ऑल विटिलिगो जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून का मतलब है आपके बॉडी में ही ऐसे सेल्स जनरेट हो रहे हैं जो आपके स्किन या मेलानिन के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे चीज़ें हो रही है अंदर से, इसका मतलब है कि दिक्कत कुछ तो अंदर से ही चल रहा है। नाउ खान पान की वजह से ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जेनेटिक होती है? जेनेटिक लेस देन 5% चांस। 5% से भी कम, उससे भी कम बता रही हूँ। तो जेनेटिक यूजुअली उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपके अगर स्ट्रेस लेवल्स, अगर पेशेंट को ऑलरेडी टेंडेंसी है और स्ट्रेस है या कुछ और जैसे बीमार पड़ गए बीच में, कोई और मेडिसिन ले लिया, कोई नए मेडिसिन ले लिया, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले लिया, उसके वजह से ये प्रेसिपिटेट होने के चांसेस होते हैं। और ये जो फिश और मिल्क वाला था वो ट्रू नहीं है। ट्रू बिल्कुल नहीं है।
लेकिन इसको बहुत बड़ी जनता मानती है कि ये ट्रू है, ऐसा है? आप जानते हैं? बहुत पेशेंट्स मुझसे पूछते भी है इस चीज़ के बारे में, बट इट इज़ नॉट ट्रू। जैसे बहुत सारे लोग कोई भी नॉनवेज खाने के बाद मिल्क नहीं लेते, या कोई भी जो मिल्क से जो चीज़ें बनती है वो नहीं लेते हैं, तो कोई दिक्कत होती है या ये भी एक मिथ है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली फिश इज़ गुड। उसमें ओमेगा फैटी एसिड जो रहता है वो काफ़ी सारे स्किन प्रॉब्लम्स को हील करता है। अच्छा, फिश। यस, जैसे कि सोरियासिस जो भी है, अगर आपने सुना है इस बीमारी के बारे में, तो ये फिश से बेटर होता है। ठीक। विटिलिगो में ये बढ़ता नहीं है फिश सेवन करने से या फिर आपका मिल्क सेवन करने से। बहुत बड़ा मिथ है एक तरह से। इट्स अ वेरी बिग मिथ। उसका ट्रीटमेंट क्या है मैम? विटिलिगो डिपेंड करता है कि स्प्रेड हो रहा है कि स्टेबल है। अगर स्प्रेड हो रहा है तो फिर हमें ऐसे सारी चीज़ें उनको इन्वेस्टिगेट करके ऐसे चीज़ें देनी चाहिए जिससे वो स्प्रेड पहले रुक जाए। तो उसमें मेडिसिन भी देते हैं, इंजेक्शंस भी देते हैं, एप्लीकेशंस भी देते हैं। और अगर स्टेबल है और लाइक लास्ट 6 मंथ्स में अगर नए पैच नहीं आए या एग्जिस्टिंग पैच का साइज़ बड़ा नहीं हुआ है, तब आप सिर्फ पिगमेंटेशन पे काम करेंगे। सो यू विल गिव सर्टेन मेडिसिन जो उसको पिगमेंट करें। और अगर तभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तब हम सर्जिकल ऑप्शंस चूज करते हैं जिसमें हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं? हो सकती है अगर जल्दी डिटेक्ट हुआ है तो। कितने % चांस है किसी को हो गया पूरी तरीके से ठीक होने के? बहुत अच्छे % चांसेस है, एटलीस्ट 70 to 80% चांसेस है। अच्छा मैम, ये जो बॉलीवुड वाले होते हैं ये इतने क्यों निखार रहते हैं इनके चेहरे पे हर टाइम, क्यों इतने खिलते हैं ये? क्योंकि वो अपने स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं। या कोई ट्रीटमेंट लेते हैं? ट्रीटमेंट भी लेते हैं। अगर ध्यान रख रहे हैं तो ट्रीटमेंट्स भी ले रहे हैं, स्किन केयर रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं, अपने अपॉइंटमेंट्स कभी मिस नहीं करते वो डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स उनका डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बहुत। एक्सरसाइज कौन से आप रिकमेंड करना चाहेंगे अगर कोई करना चाहे ग्लो पाने के लिए? अगर आप कोई भी एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हो जो आपके फेस के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करे, वो योगा भी हो सकता है, वो कार्डियो भी हो सकता है, तो उससे बहुत बेनिफिट हो सकता है आपको। सबसे ज़्यादा क्वेरीज किस चीज़ की आती है मैम आपके पास फीमेल की तरफ से स्किन को लेके? पिगमेंटेशन लेके सब लोग बहुत दुखी है आजकल, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ गए अभी आजकल। अगर किसको क्विकली ठीक करना हो ये फिर तो वी यूजुअली गो फॉर एनर्जी बेस्ड डिवाइस, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं। अगर बहुत इमीडिएट उनका कोई फंक्शन है या कोई इवेंट आ रहा है तो हम डायरेक्टली लेज़र पे स्विच करते हैं, उसी से फास्ट इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि क्रीम्स बहुत टाइम लेती है इंप्रूवमेंट लाने की। ग्रेजुअली करनी हो तो क्रीम से हो जाता है। और लड़कों की तरफ से सेम हेयर लॉस, गंजापन। क्या कारण है मैम गंजापन होने का? गंजापन बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में। दैट मीन्स एंड्रोजन एंड जेनेटिक्स। सिंपल भाषा में हमारे लिए। सिंपल भाषा में एंड्रोजन मतलब आपके हार्मोन्स की वजह से भी होता है, एंड जेनेटिक्स मतलब आपकी जीन्स में भी हो सकता है। रोके कैसे इनको? अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि रिसीड हो रहा है हेयरलाइन, पीछे गंजापन हो रहा है या बाल पतले हो रहे हैं, तो मेडिसिन से ही रिवर्सिबल हो जाता है। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में चला गया, रूट्स बंद हो गए, गंजापन पीछे तक चला गया, तो हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बच जाता है। उसके अलावा बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, जैसे कि PRP या GFC नए वाले टेक्नोलॉजीज आई है। आजकल एक तेल बहुत वायरल है, आप जानते होंगे, आदिवासी। हाँ, काम बहुत लोग यूज़ करके आ चुके हैं मेरे पास इसका। तो मैंने कोई रिजल्ट्स देखे नहीं है वैसे, जो भी पेशेंट्स मेरे पास आए। अगर इनिशियली फेज में है तो वो ठीक हो जाएगा बाल हमारे, गंजापन रुक जाएगा। अगर रूट्स बचे हैं, जैसे कि पॉट में अगर कोई बीज है, आप उसको धूप दिखा दीजिए, आप उसको मैन्योर डाल दीजिए, फर्टिलाइजर डालिए, वो ग्रो करेगा। अगर रूट ही नहीं बचा, सीड ही नहीं है वहाँ पे, तो आप चाहे कुछ भी करें वो ग्रो नहीं होगा। कुछ चीज़ है जिससे कि हम मतलब रोके, इससे कभी हो ही ना, शुरू ही ना हो, स्टार्ट ही ना हो हेयर फॉल? कोई ऐसी डाइट है, कोई कुछ ऐसा? डाइट ऑफ कोर्स वो हेल्प करेगा, बट शुरू होने से पहले हम इसको रोके कभी हो ही ना, मतलब समझ गए आप क्वेश्चन मेरा? ऐसे कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि हेलमेट पहन रहे हो तो यू हैव टू वेयर अ क्लॉथ के ऊपर आप हेलमेट पहने। हेलमेट डायरेक्ट नहीं पहनना? नहीं, हम सब तो डायरेक्ट पहनते हैं। नहीं, उससे हेयर लॉस काफ़ी होता है। टूटते भी है, टूटे हुए हेयर वापस वो तो हो जाते नहीं आ पाएंगे अगर आपके डाइट वगैरह ठीक नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स हाई है, ये सारी चीज़ों की वजह से। टूटने का मतलब जैसे पूरा बाल है, ये बीच में से टूट गया तो ठीक है ना, फिर भी वो ठीक है, रूट से नहीं आना चाहिए। नहीं, हेलमेट पहनने से बाल टूटते हैं, पूरे झड़ते हैं? पूरे झड़ते।
अच्छा, ऐसे भी होता है। तो कौन सा कोई हेलमेट है जो आप रिकमेंड करेंगे, हाँ इस टाइप के हेलमेट नहीं, मैं वही बता रही हूँ आपको। पहले एक कॉटन का क्लॉथ लगाएंगे, उसके ऊपर आप हेलमेट पहनेंगे, क्योंकि हेलमेट और हेयर के फ्रिक्शन की वजह से टूटता है। अगर आप बीच में कोई लेयरिंग करेंगे तो वो फ्रिक्शन प्रिवेंट हो जाता है। अच्छा, सो देन कम टूटते हैं बाल। आप सोच में पड़ गए। नहीं हेलमेट का बिल्कुल मतलब हमें पता नहीं था ना इसका, क्योंकि हम सब लोग ऐसे ही पहनते हैं हेलमेट हमेशा से। थोड़ा एक कॉटन क्लॉथ लगा के फिर पहनना है। थैंक यू सो मच। मैं अंत में आप कोई मैसेज देना चाहिए स्किन से रिलेटेड कुछ भी, जिससे कि निखार बनी रहे? आपकी स्किन का ऐसे ध्यान रखिएगा जैसे कि क्योंकि आपको दूसरा स्किन नहीं मिलने वाला, इसीलिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर स्किन। अपना स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज आपका स्किन ही आपको लाइफ टाइम रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच दोस्तों आप सभी का। अगर आप लोग भी मैम के पास अपने स्किन से रिलेटेड किसी भी क्वेरीज के लिए अगर आप लोग रीच आउट करना चाहते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, अपने विचार कमेंट लिखना। धन्यवाद आपका।